नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। अभी हम एक कक्षा 12 का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, श्वसन। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था श्वसन की जो मैकेनिज्म है, प्रक्रिया, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और उसका हम तीसरा चरण पढ़ रहे थे। और दूसरे चरण में हम पढ़ रहे थे कि जो ब्लड है हमारा, वो ब्लड के द्वारा O2 और CO2 का परिवहन कैसे होता है। तो हमें पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि ब्लड द्वारा O2 का परिवहन किस तरह से होता है। तो हमने ये कहा था कि इसके दो तरीके हैं, दो मेथड है। एक तो विलियन के रूप में पढ़ा था हमने, और विलियन के रूप में मात्र 3% ऑक्सीजन का ही परिवहन हो पाता है। जो हमारे ब्लड का प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में कुछ ऑक्सीजन घुल जाती है, और घुलनशील अवस्था में रुधिर के साथ ही इस ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। दूसरा तरीका हमने देखा था, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और हीमोग्लोबिन का ये मुख्य कार्य हो जाता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो कि 97% ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा था। तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, देखो ऑक्सीहीमोग्लोबिन को हम HEMO, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हीमोग्लोबिन को दो तरीके से स्पेल किया जाता है, दो तरह से इसकी स्पेलिंग लिखी जा सकती है, HEMO और HAEMO। तो दोनों ही सही है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इन दोनों तरह से इसकी स्पेलिंग को लिखा जा सकता है। तो हमने ये पढ़ा था कि 3% विलेन के रूप में ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है, और 97% ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में हो रहा है। और हमने देखा था कि Hb है वो O2 के साथ बंधुता दर्शाता है, और एक Hb का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं को, या हम ये कह सकते हैं कि 8 परमाणुओं को, ऑक्सीजन के 8 परमाणुओं को लेके जाता है एक Hb का अणु। अब ये 4 जो ऑक्सीजन के अणु जा रहे हैं, ये 4 फेरस आयन है, उससे ये बंधुता दर्शाता है। वो 4 फेरस के आयन जो हिम समूह में पाए जाते हैं, उसमें ये जुड़कर एक Hb का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं को परिवहन करता है। और इसके बारे में हमने ये भी देखा था कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़े, उसके लिए हमारे शरीर में कौन कौन सी की अनुकूल दशाएं विकसित या पाई जाती है, तो वो भी हमने देखा था। इसमें हमने कहा था कि उच्च PO2 होना चाहिए, निम्न PCO2 होना चाहिए, जो एस्थेनाइन की सांद्रता है वो कम होनी चाहिए, तापमान भी कम होना चाहिए, और एक जो साल्ट है RBC के अंदर पाए जाने वाला DPG, डाइफॉस्फोगिल्सरेट, उसकी मात्रा भी उस समय कम होनी चाहिए। उसके बाद में जब उत्कों में जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, तो वहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होगी, अर्थात ऑक्सीजन उत्कों में डिलीवर होगी। तो उस डिलीवर के समय जो दशाएं हैं वो उसके विपरीत हो जाती है, और ऐसी दशाएं वहाँ पर विकसित होती है जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग कर सके। जैसे वहाँ पर उच्च PCO2 होगा, निम्न PO2 होगा, एस्देनाइन की सांद्रता भी अधिक होगी, तापक्रम भी अधिक होगा, और जो DPG जो लवण है उसकी मात्रा भी वहाँ पर अधिक पाई जाएगी। उसके बाद में हमने कुछ विशेष तथ्य पढ़े थे कि हमने ये कहा था कि 100 ml जो हमारा ब्लड है, धमनी के अंदर रक्त पाया जाता है, वो 20 ml O2 का परिवहन करता है। और इस 20 ml में ये कहा था कि मात्र 5 ml O2 ही हमारे टिश्यूज तक पहुंच पाती है, और जो 15 ml है O2 वो वापस रिटर्न हो जाती है, वापस हमारे रुधिर में, शिरा के रक्त में वापस से पहुंच जाती है। फिर हमने एक इससे संबंधित एक बात और देखी थी कि हमारे जो ब्लड के अंदर, अगर हम 100 ml की बात करें, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम Hb पाया जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 15 ग्राम Hb है वो 20 ml O2 का परिवहन करता है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, वो 15 ग्राम Hb 100 ml में पाया जाता है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं इस बात को कि या तो 100 ml रुधिर है वो 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है, या 15 ग्राम Hb है वो 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगर हम 1 ग्राम की निकाल लें, 1 ग्राम Hb कितनी ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, तो हम इस तरह से इसको ले लेंगे, तो वो 1.33, जिसको हम 1.34 ml मानते हैं। तो इस तरह से 1 ग्राम Hb है वो 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। अब जैसे 1000 ग्राम ले लें तो 1000 से गुणा कर देंगे, और 200 ग्राम ले लें तो 200 से गुणा कर देंगे, तो उससे संबंधित तो वो आपका आंसर निकल जाएगा।
फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, बोहर प्रभाव, कि जैसे ही ऑक्सीमोग्लोबिन ऊतकों में पहुंचता है, ऊतकों में उपापचय क्रियाओं के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता या मात्रा हमेशा ज़्यादा रहती है। तो ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने से वहाँ पर ऑक्सीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त होने लगती है और उसको हमने बोहर प्रभाव या बोहर इफेक्ट कहा था। फिर हमने कुछ बातें, विशेष बातें और देखी थी कि ये जो हमारा Hb है, ये Hb ऑक्सीजन के साथ बंधुता दर्शाता है और इसका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को जोड़कर। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई भी तरह का कार्बन है, जैसे कार्बन लकड़ी में भी हो सकता है या कोई कार्बनिक पदार्थ हो सकता है, जब वो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलता है, ऑक्सीजन की, जैसे हम उसको खुले में जलाते हैं, जैसे कोयला हो, जैसे एग्जांपल ले लें अपन, कोयला, लकड़ी ले लिया, कोई घास ले लिया सूखा हुआ, अब इनको हम जलाते हैं तो ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। तो जब इनको हम खुले में जलाते हैं तो खुले में क्या होता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, तो उस वक्त हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन अगर इसी चीज़ को, कोयले को, लकड़ी को या किसी घास को हम बंद कमरे में जला दें, बंद कमरा है उसमें जलाएं, और बंद कमरे में क्या होगा, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा होगी। तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जब कोई कार्बनिक पदार्थ या कार्बन जलता है तो वहाँ पर CO2 न बनकर वहाँ पर एक जहरीली गैस CO बनने लगती है। मीठी और जहरीली गैस ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम क्या कह देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसमें एक ही ऑक्सीजन का परमाणु है, और इसमें दो है तो इसको हम कह देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें एक परमाणु है तो इसको कह देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कब होता है स्थिति, कि जब बंद कमरे में या ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जलाएं। तो हम क्या होता है कि बंद कमरे में, जैसे सर्दियों के दिनों में ये स्थिति आती है, सर्दियों के दिनों में जब कमरे में अंगीठी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो कुछ समय में ही उस कमरे की सारी ऑक्सीजन काम में आ जाती है, और फिर जब आगे वो कोयला जलता रहता है तो ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में वो जलता रहेगा और वहाँ पर फिर CO बनने लगेगी। अब बात ये है कि ये हमारा Hb वहाँ पर क्या करेगा, कि अगर एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि Hb को अगर ये तीन उसको यौगिक दिए जाएं या तीन गैसें दी जाए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो किसके प्रति बंधुता ज़्यादा दर्शाता है। तो Hb का, जिसको अपन कहें बंधुता क्रम लें तो सबसे ज़्यादा बंधुता दिखाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उसके बाद में दिखाता है ऑक्सीजन के साथ, और सबसे कम दिखाता है CO2 के साथ। तो ये आप बात याद रखिएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि बाहर अपन खुले में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो हमारे लिए हानिकारक क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ऑक्सीजन Hb के साथ बंधित हो जाती है, इसलिए वहाँ पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगती है तो वहाँ पर स्थिति कुछ उल्टी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन, और अगर वहाँ ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेज़ी से Hb के साथ बंधित हो जाती है, और हम कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा बंधुता दर्शाती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए कि बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाती है कभी कभी ये स्थिति, क्योंकि हमारा Hb है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज़्यादा बंधुता दर्शाता है इन तीनों गैसों में से। तो अब होगा क्या कि यदि Hb को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है तो ये बना लेता है, जिसको हम इस तरह से दोनों तरह से लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब Hb को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, जब सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़ों में जाती है तो वहाँ पर Hb के साथ ये मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये है। अब ये क्या होती है, ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये एक काले रंग का और एक तरह से स्थायी यौगिक है, काले रंग का स्थायी यौगिक है, और ये जहरीला होता है, जहरीला होता है, विषैला होता है।
अब जैसे ही ये कोई बंद कमरे में कोयले को जला रहा तो वहाँ पर मोनोऑक्साइड बन रही है और वो Hb के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। ये रुधिर में घुलता रहेगा और ये जिससे रुधिर है वो जहरीला हो जाएगा और अंत में व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसके प्रभाव को हम कैसे कम करें कि इसके प्रभाव को हम तब ही कम कर सकते हैं जब इसी समय हम तुरंत ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, तब जाके ये धीरे 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 है वो वापस ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल पाता है और उस व्यक्ति की जान बच पाती है। लेकिन एक सीमा के पश्चात हमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर Hb को कोई Hb है, Hb में हम जानते हैं कि Fe2+ आयन होता है। अब ये मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या करती है, ये इसका ऑक्सीकरण नहीं करता है कभी भी Hb का, लेकिन कुछ एजेंट होते हैं जैसे हम कह रहे हैं कि Hb में Fe2+ फेरस आयन, अगर इस Hb को कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाएगा जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सीकारक, कोई भी ऑक्सीकारक, जैसे हम उदाहरण ले लें ओजोन है, वो नाइट्रेट है, हेलोजन भी ऐसे होते हैं, खतरनाक होते हैं हेलोजन भी। अगर इनमें से कोई भी यौगिक यहाँ उपस्थित है और हमारे शरीर में चला गया, जैसे ओजोन चली गई, नाइट्रेट चला गया या हेलोजन चले गई, हेलोजन गैस फेफड़ों में चली गई, नाइट्रेट चला गया या ओजोन गैस फेफड़ों में चली गई, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीकारक एजेंट है। तो ये ऑक्सीकारक एजेंट क्या करते हैं, Hb के अंदर जो Fe+2 है उसको सीधे ही Fe3+ में चेंज कर देते हैं, फेरिक आयन में। तो ये जो फेरिक है ना, ये एक मेटल प्रोटीन का पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो Hb बनता है वो Hb जिसको हम कहेंगे मेट हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये जो अब हीमोग्लोबिन जिसके अंदर फेरस आयन फेरिक अवस्था में आ गया, तो अब इस Hb को हम कहेंगे मेट हीमोग्लोबिन। क्यों कहेंगे कि ये एक मेटल प्रोटीन की तरह बन गया। तो ऐसा जो मेट हीमोग्लोबिन है, ये मेट हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता, और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करेगा तो ये Hb से मान लो कि ख़राब ही हो गया, एक तरीके से कोई काम नहीं है, बेकार हो गया। तो धीरे धीरे व्यक्ति में ऑक्सीजन ऊतकों तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगी तो धीरे धीरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आती जाएगी, ये शरीर नीला पड़ जाएगा। तो ये स्थिति आती है जब कोई ऑक्सीकारक एजेंट के संपर्क में आता है Hb। ये ऑक्सीकारक क्या करते हैं, देखो कि जो Hb होता है उसमें हम कह रहे हैं कि Fe2+ आयन है, Fe2+ आयन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। जैसे ये 3+ में चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन को इन्होंने निकाल दिया, Fe2+ में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Fe3+ में चेंज होगा, और इस इलेक्ट्रॉन को ये खुद जो ऑक्सीकारक एजेंट है ये ग्रहण कर लेते हैं। मतलब ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, खुद का तो अपचयन करेंगे और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करेंगे। तो यहाँ पर स्थिति आ गई कि यहाँ पर Hb का ऑक्सीकरण हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ऑक्सीकरण कौन करेंगे, ये ऑक्सीकारक पदार्थ करेंगे जो कि Fe2+ को Fe3+ में चेंज कर देंगे। Hb के Fe2+ से इलेक्ट्रॉन निकाल कर खुद उसको ग्रहण कर लेंगे और ऐसे Hb की संरचना बदल जाएगी और ऐसे Hb को हम कहेंगे मेट हीमोग्लोबिन। देखो कुछ किताबों में इसको इस तरह भी लिखा जाता है, जैसे मेट को हम इस तरह से मेथेमोग्लोबिन, इसको ऐसे भी कई जगह लिखा जाता है, मेथेमोग्लोबिन, इसको मेट हीमोग्लोबिन सही वर्ड तो इसका मेट हीमोग्लोबिन है। कई जगह इसको मिलाकर वो लिख देते हैं, वो मेथेमोग्लोबिन भी बोलते हैं, तो वो मेट हीमोग्लोबिन ही है, वो अलग नहीं है। तो इस तरह से ये बात ये सामने आई कि अगर Hb जैसे मान लीजिए इनमें से जैसे एक ओजोन है, इस ओजोन के संपर्क में आएगा तो एक स्थायी यौगिक बनेगा और उसको हम कह रहे हैं मेट हीमोग्लोबिन बनेगा। और ये मेट हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन को जोड़ नहीं पाएगा और
धीरे 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 उस शरीर में ऑक्सीजन की कमी आने लग जाएगी। तो ये देखा गया है कि जो ओजोन के साथ Hb मेट हीमोग्लोबिन बनाता है वो चॉकलेटी कलर का होता है। चॉकलेटी कलर का Hb उसमें बन जाता है, चॉकलेटी रंग का, भूरे रंग का, ये मेट हीमोग्लोबिन वहाँ पर बन जाता है। अगर इसी तरीके से हमने एक बात और पढ़ी थी कि अगर Hb के साथ नाइट्रेट आता है तो ये नाइट्रेट भी ऑक्सीकारक का काम करता है, तो इससे ये भी मेट हीमोग्लोबिन बना लेगा, मेट हीमोग्लोबिन बना देगा। इसकी यथार्थ Hb के जो फेरस आयन है उसको फेरिक में चेंज कर देगा, तो ये भी उसी तरीके से काम करता है। तो ये देखा गया है कि Hb के जब हमारे फेफड़ों में नाइट्रेट चली जाती है तो वहाँ पर मेट हीमोग्लोबिन की स्थिति बन जाती है, जो कि कुछ बच्चों में देखी गई थी। और इससे एक रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम अर्थात इसमें ब्लू यानी नीला कलर हो जाता है पूरे शरीर का। अब ये क्यों गया? क्योंकि Hb जब नाइट्रेट के साथ रहेगा तो वहाँ पर ये नाइट्रेट Hb का ऑक्सीकरण कर देगा और मेट हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ये मेट हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा। वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से शरीर है वो नीला पड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो नाइट्रेट के कारण देखा गया है, ये पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा उसका। तो अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कमी से त्वचा का रंग, ये स्थिति आती है कि त्वचा का रंग है वो नीला पड़ जाता है, फिर धीरे धीरे नीली त्वचा दिखाई देने लग जाती है, त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है। इसे साइनोसिस, इसको एक ये और वर्ड से अपन बोलते हैं साइनोसिस, या इसको कहते हैं नीलिमा, कि नीलिमा छा गई, या उसको साइनोसिस कहते हैं साइंटिफिक वर्ड में। तो जब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो त्वचा का रंग नीला दिखाई देने लगता है, जिसको नीलिमा या साइनोसिस भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये ब्लू बेबी सिंड्रोम के अंदर नज़र आता है। तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है उसके अंदर ये नज़र आता है। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में कुछ स्टोरेज की कमी के कारण हमने नहीं पढ़ी थी, और अब हमने इसको बारे में देख लिया है। लेकिन आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है? वो हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन चक्र। तो आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। जो मेन टॉपिक है आज की वीडियो का वो हमारा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, जो ग्राफ बनाएंगे हमें एक, देखो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र या ग्राफ। तो हम ये कह रहे हैं कि Hb के साथ जो ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, जुड़ाव PCO2 की मात्रा पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा PO2 होगा, अर्थात PO2 जितना ज़्यादा होगा, HbO2 उतना ही अधिक बनता है। मतलब PO2 जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब जितना ज़्यादा होगा, HbO2 के साथ उतना ही ज़्यादा जुड़ाव होगा, उतना ही ज़्यादा Hb ऑक्सीजन को जोड़ेगा। और अब ये जो Hb ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, देखो O2 Hb के साथ जुड़ रही है, इसको हम Hb का संतृप्तिकरण भी कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि PO2 जितना ज़्यादा होगा, HbO2 का उतना ही निर्माण होगा, या हम कह सकते हैं कि Hb का Hb का O2 द्वारा संतृप्तिकरण
उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। संतृप्तिकरण का मतलब है जैसे ही Hb के साथ O2 जुड़ जाती है, Hb संतृप्त हो जाता है अर्थात सेचुरेटेड हो जाता है, उसको वो जोड़ लेता है। तो ये निश्चित बात है कि PO2 जितनी ज़्यादा होगी Hb उतना ही ज़्यादा इसके साथ जुड़ेगा। अगर PO2 कम होगा तो ये कम जुड़ेगा। तो ये निश्चित बात है कि PO2 का मान Hb संतृप्तिकरण पर समानुपाती होता है। या हम कह सकते हैं कि PO2 जितना बढ़ेगा Hb का O2 द्वारा संतृप्तिकरण उतना ही ज़्यादा होगा। अब अगर हम ये कहें कि एक तरफ हम ले लें कि अब Hb की O2 द्वारा संतृप्तिकरण का मतलब होता है Hb का O2 से जुड़ना। तो एक तरफ हम ले लें कि Hb की O2 द्वारा संतृप्तिकरण प्रतिशतता, ये ले लें कितना प्रतिशत वो संतृप्तिकरण हुआ, और एक साइड ले लें अपन PO2। तो इनके बीच में के मध्य के बीच जो संबंध बना है, वो जो संबंध दिख रहा है अपन को, उस संबंध को एक वक्र के रूप में दर्शाएं तो इस वक्र को O2Hb यानी ऑक्सीजन Hb वियोजन वक्र कहते हैं। वियोजन वक्र कहते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि PO2 जितना ज़्यादा होगा Hb ऑक्सीजन के साथ उतना ही ज़्यादा लगाव रखेगा, उतना ज़्यादा उसका जुड़ाव होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि Hb का O2 द्वारा संतृप्तिकरण उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक तरफ तो हम ले लें इसका Hb का O2 द्वारा संतृप्तिकरण, और दूसरी तरफ ले लें अपन PO2 का मान। तो अगर एक ग्राफ खींचें तो देखो इस तरह से अगर अपन एक ग्राफ लें, एक इधर तो ले लें अपन PO2 का मान, और इधर ले लेते हैं अपन Hb का O2 द्वारा संतृप्तिकरण प्रतिशतता, परसेंटेज ले लें इसकी, और इसको हम इसके बीच में ग्राफ खींचें। तो ये जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ है वो एस आकृति का ग्राफ आता है इस तरह से। अर्थात ये जो वक्र आएगा, ये वक्र जो कर्व आएगा, ये एस आकृति का, या जिसको कहते हैं सिग्मोइड वक्र होता है। तो इस तरह का ये वक्र आएगा, सिग्मोइड या एस आकृति का वक्र। अभी ये क्या कहेगा इस तरह से, देखो ये एस आकृति का वक्र हमारे पास आ गया। तो इसमें ये होगा, जैसे यहाँ पर अपन एक पैमाना डाल लेते हैं, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है। इधर भी ले लेते हैं अपन 20, 40, 60, 80 और 100। तो ये PO2 जैसे जैसे देखो यहाँ से पहले यहाँ से स्टार्ट कर, जैसे PO2 जीरो था तब इसका संतृप्तिकरण भी जीरो था। जैसे जैसे PO2 बढ़ रहा है संतृप्तिकरण भी बढ़ रहा है, PO2 बढ़ रहा है संतृप्तिकरण भी बढ़ रहा है। एक सीमा ये आती है कि जब PO2 बढ़ता है तो संतृप्तिकरण थोड़ा थोड़ा स्थायी होने लगता है, यानी एक इसमें कर्व में स्थायित्व आने लगता है और फिर जाकर अधिकतम हो जाता है। तो इस तरह से ये एस आकृति का एक ग्राफ आ रहा है। ये ग्राफ ये बता रहा है कि जैसे जैसे PO2 बढ़ता है Hb का संतृप्तिकरण भी बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद में इसमें ग्राफ में स्थायित्व आने लगता है। तो जैसे प्रयोगों द्वारा ये निकाला गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जब ये जैसे 30 जैसे PO2 का मान जब 30 होता है, PO2 का मान तो 30 होता है, तो लगभग ये जो हमारा Hb का संतृप्तिकरण है वो 50% होता है। लगभग कितना होता है? 50%। जैसे ये स्थिति आती है, इस ग्राफ को आप इस तरह से ले सकते हो। तो यहाँ पर 50% ये Hb संतृप्तिकरण हो जाता है। जब लगभग PO2 97%
ये PO2 97 हो जाता है बढ़कर, तो लगभग जिसको 95 मान लो एक बार, तो कि जब PO2 95 के लगभग हो जाता है दाब इसका mmHg, तो 97% तक HB है वो संतृप्तिकृत हो जाता है। ये प्रयोगों द्वारा निकाला गया है कि इस तरह से इसको निकाला गया है कि जब PO2 है ना वो 30 mmHg होता है, तो इसके ऊपर लगभग 50% HB है वो संतृप्त हो जाता है। PO2 कितना होता है 30 mmHg पर 50% HB वो संतृप्त हो जाता है। और ये भी निकाला गया कि जब PO2 बढ़कर लगभग 95 mmHg हो जाता है, तो उसके ऊपर लगभग 97% HB है वो पूरी तरह से संतृप्त हो जाता है। तो ये वैज्ञानिकों द्वारा निकाला गया है कि PO2 30 पर तो 50% HB संतृप्त हो जाता है, और जब बढ़कर ये 95 mmHg हो जाता है तो 97% HB है वो संतृप्त हो जाता है, अर्थात 97% HB है वो O2 से जुड़ जाता है। अब ये जो संतृप्तिकरण की बात है, ये जो संतृप्तिकरण अपन बात कर रहे हैं, ये इस वक्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे PO2 बढ़ेगा संतृप्तिकरण का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे PO2 घटेगा संतृप्तिकरण का प्रतिशत भी घटता जाएगा। तो ये एक निश्चित बात है। अब ये जो वक्र है, कर्व है, ये देखो PCO2 से, तापमान से, pH से और जो DPG था द्वारा प्रभावित होता है। अगर इनकी मात्रा कम ज़्यादा होती है तो ये जो वक्र है ये प्रभावित हो सकता है। तो ये इस वक्र को, ये जो कारक है ये प्रभावित करते हैं। अगर ये वक्र देखो, अगर ये वक्र दाईं तरफ खिसकता है, इधर हम मान लें दाईं तरफ और इधर मान लें अपन बाईं ओर, तो अगर ये वक्र है वो दाईं तरफ झुकाव होता है इसका, तो हम ये कह देंगे कि HB और O2 का वियोजन बढ़ रहा है। लेकिन ये वक्र जैसे सीधा होता है इस तरह से, तो इसका मतलब है कि HB का O2 के साथ संतृप्तिकरण बढ़ रहा है, उसका वियोजन कम हो रहा है। तो ये स्थिति आ जाती है। तो हम ये कह देंगे कि वक्र का दाईं ओर विस्थापन किसको दिखाएगा, HbO2 के वियोजन को दर्शाता है। तो वक्र जब दाईं ओर होगा तो ये HbO2 के वियोजन को दर्शाएगा। और हम ये कह रहे हैं कि इस जैसे ये है दाईं ओर, ये दाईं तरफ झुकेगा। जैसे एक मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बना के बताऊं, जैसे ये इस तरह से झुक गया दाईं तरफ, और ये है वो एक इस तरह से हो रहा है, तो ये जो दाईं तरफ झुक गया ज़्यादा, ये तो बता रहा है वियोजन को, और ये बता रहा है संतृप्तिकरण को ज़्यादा। कि अगर ये दाईं तरफ झुकेगा तो इसका मतलब है ये संतृप्तिकरण देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये थोड़ा सीधा होगा तो इसका मतलब संतृप्तिकरण बढ़ रहा है। तो ये संतृप्तिकरण को ज़्यादा बताता है जब ये बाईं तरफ जाएगा। तो एक सीधी सी बात याद रखो कि वक्र अगर दाईं तरफ खिसकता है तो ये HbO2 के वियोजन को दिखाता है, अर्थात HB से ऑक्सीजन अलग हो रही है। अब इसका देखो तापमान से भी प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ा इस पर, तो टेम्परेचर का प्रभाव, तो अगर अपन एक ग्राफ बनाकर देखें कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर, तो ये प्रभाव पड़ सकता है टेम्परेचर का कि एक तरफ अपन ले लें PO2 और एक तरफ ले लें HB संतृप्तिकरण प्रतिशतता। तो अलग अलग टेम्परेचर पर लें, तो देखो टेम्परेचर जब कम होता है तो ग्राफ तो कुछ इस तरह से है। ये जैसे मान लो 10 डिग्री पर है, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये फिर थोड़ा सा और दाईं तरफ खिसक जाता है, ये 20 डिग्री पर है। फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये और थोड़ा दाईं तरफ खिसक जाता है, ये मान लो 30 डिग्री पर है। फिर और बढ़ा दें तो ये और इस पर खिसक जाता है, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री पर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, वक्र है वो दाईं तरफ खिसक रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है। तो इसका कारण है कि HbO2 वियोजन बढ़ रहा है, इसका मतलब यही हो गया।
Hb और O2 का वियोजन बढ़ रहा है। अगर हम एक pH का प्रभाव देखें, pH का प्रभाव, इसका pH का प्रभाव देखें, तो pH का प्रभाव हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक ग्राफ बना लें हम इस तरह से, और उसमें अलग अलग pH ले लें। इधर ले लेते हैं अपन PO2 और इधर ले लें Hb संतृप्तिकरण प्रतिशतता। तो जब pH कम होती है, जैसे अपन इस तरह से अलग अलग बना लें इसके, ये मान लो pH 7.8 है, ये 7.6 है, ये 7.4 है, ये 7.2 है। तो हम जैसे जैसे pH को क्या कर रहे हैं, 7.2 का मतलब है pH है वो कम हो रही है। तो जैसे जैसे pH कम होती है अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है, तो ये वक्र है वो दाएं तरफ मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है। तो pH जब कम होती है, या हम इसको कहेंगे एसिड आयन की सांद्रता बढ़ती है, तो Hb है वो दाएं तरफ खिसकने लगता है, अर्थात HbO2 वियोजन बढ़ने लगता है। तो हम अलग अलग स्थिति के अंदर ये ग्राफ इफेक्ट होता है। चलिए, ये तो इसकी बात हो गई। नेक्स्ट इसके अंदर अपन कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा इस तरह की कि जब ग्राफ है वो दाईं तरफ राइट साइड में मुड़ता है या तिरछा होता है, तब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के वियोजन को बताता है। जब ये बाईं तरफ खिसकता है तो सीधा होता है, जैसे जैसे बाईं तरफ खिसक रहा है तो सीधा हो रहा है, और सीधा होने का मतलब ये है कि HbO2 से ज़्यादा जुड़ रहा है, उसका संतृप्तिकरण बढ़ रहा है। तो ये दाएं तरफ तो इसके विघटन को या वियोजन को बढ़ाएगा, और बाईं तरफ Hb के O2 से जुड़ाव को बताता है। जैसे एक क्वेश्चन की बात कर लें अपन यहीं पर भी, कि एक क्वेश्चन कई बार आता है कि P55 ऑफ Hb का अर्थ क्या है, क्या मतलब है, इसका अर्थ या मतलब क्या है। कि P50 ऑफ Hb, तो मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि 50% Hb संतृप्त हो चुका है कितनी ऑक्सीजन की मात्रा पर। तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि O2 का वह आंशिक दाब जिस पर 50% Hb संतृप्त हो जाता है, इसका मतलब ये है। P50 ऑफ Hb का 50, इसका मतलब ये है कि 50% Hb संतृप्त हो जाता है, वो O2 की मात्रा। तो वो O2 की मात्रा कितनी हो गई, तो वो हमारे वयस्क के लिए होती है, जो वयस्क है उनके लिए हमने ऊपर ही पढ़ा था कि उसकी मात्रा होती है 30 mmHg, ये PO2 का मान है। तो हमने ये वैज्ञानिकों ने निकाला है कि 30 mmHg पर 50% Hb संतृप्त हो जाता है, और 95 mmHg पर 97% Hb संतृप्त हो जाता है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ बताता हूँ, ये वयस्क के लिए है। अगर एक शिशु के लिए निकाले ना, गर्भस्थ शिशु के लिए, तो वहाँ पर इस P50 का मान वयस्क से कम होता है। उसका कारण ये है कि गर्भ में पल रहे शिशु में जो Hb होता है वो ऑक्सीजन के साथ अधिक बंधुता दर्शाता है वयस्क की बजाय, इसलिए जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलती है तुरंत उसको जोड़ लेता है। इसलिए वहाँ पर इस P50 का मान कम हो जाता है आंशिक दाब का। और हमारी जो प्लेसेंटा होती है अपरा, वहाँ पर तो दो तरीके से ये एक जो वियोजन होता है वो दो तरीके से देखने को मिलता है। तो एक तो गर्भ के रक्त में और एक माता के रक्त में। तो इस वीडियो में हमने यही पढ़े हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन वियोजन चक्र है वो क्या होता है, और उसका ग्राफ कैसा बनता है, और वो किस किस कारकों से प्रभावित होता है, और उन कारकों का प्रभाव किस तरह से हो रहा है। तो आपको एक सीधी सी सिंपल बात यही ध्यान रखनी है कि एक तो कि जैसे जैसे ग्राफ एस आकृति का या सिग्मोइड आकृति का ग्राफ प्राप्त होता है हमें, ये हमने पढ़ा है। और इस पे है ये भी एक निष्कर्ष निकाला हुआ है कि जब ये PO2 का मान 30 mmHg होता है तो 50% Hb संतृप्त हो जाती है, और PO2 जब 95 होती है तो 97% Hb संतृप्त हो जाती है। और इस पर
PCO2 तापमान, pH का और DPG का प्रभाव पड़ता है। अगर जैसे टेम्परेचर अलग ले तो ये वक्र है वो दाएं तरफ खिसकने लगेगा। दाएं तरफ खिसकने का मतलब है तिरछा हो रहा है, और तिरछा होने का मतलब है HB से ऑक्सीजन अलग हो रही है, और बाईं तरफ जाने का मतलब है इस ग्राफ का कि HB से ऑक्सीजन ज़्यादा जुड़ रही है अर्थात संतृप्तिकरण बढ़ रहा है। तो बस ये इस वीडियो के अंदर हमने देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पढ़ेंगे।